हेलो दोस्तों, हम लोग न्यूज़पेपर एनालिसिस 27 अगस्त 2022 का लेके आए हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में 4 चीज़ें थी जिसको कि आगे कैरी कर सकते हैं हम लोग। एक आर्टिकल जो है आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट AFSPA उसके रिगार्डिंग था। दूसरा राइट टू प्राइवेसी के रिगार्डिंग कि कैसे अभी उसका रिसेंट में एग्जाम्पल है, कैसे उसका हनन हो रहा है। RBI's ग्रीन चैलेंज वो देखेंगे और पॉलिटिकल फंडिंग में एक डाटा हम लोग देखेंगे। तो यही 4 चीज़ें हैं जो कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का आर्टिकल। ये द हिंदू से लिया गया है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। ये अभी मार्च में असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर इन 4 जगहों से पार्सली इसको विड्रॉ कर लिया गया था। और अभी जो नागालैंड के मौन डिस्ट्रिक्ट में किलिंग हुई थी, सेना के द्वारा बहुत सारे लोगों को अननोइंगली मार दिया गया था, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा अभी बवाल मचा हुआ था। नागालैंड में काफ़ी ज़्यादा उसके लिए प्रोटेस्ट भी हो रहा था। उसके बाद कुछ एरियाज़ में AFSPA विड्रॉ किया गया। अगर इस एक्ट की रूट की बात की जाए तो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर ऑर्डिनेंस आया था 1942 में ब्रिटिश राज में। तो उस समय पे ये लाया गया था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसमें जो विद्रोही लोग थे उनको दबाने के लिए लाया गया था। और मेनली जो एरिया जहाँ पे इसका यूज किया गया था वो असम और बंगाल था। पोस्ट इंडिपेंडेंस इसका जो मेन यूज है ये हमारा नागालैंड, मणिपुर, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा इसका यूज किया गया है। इसको यूज करने का कारण भी कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायलेंस वाला सिचुएशन बना हुआ था। अब इसको सुधारने के लिए गवर्नमेंट के साइड से पीस एकॉर्ड साइन किया गया था, शिलोंग पीस एकॉर्ड 1975 में। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशन थी NSCN IM इजाक मोइवा, तो वहाँ की ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम कर रही थी, जिन्होंने कि बहुत ज़्यादा वायलेंस इन्होंने किया जनवरी 1980 में। तो यहाँ से फिर से AFSPA को कंटिन्यू रखने की आवश्यकता दिखी। फिर से अभी नागा फ्रेमवर्क एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया NSCN IM के साथ में, लेकिन इसका भी ग्राउंड पे बहुत ज़्यादा कुछ वो नहीं आ पाया है, क्योंकि NSCN IM एक सेपरेट अपना अलग झंडा उसके मांग पे अड़ा हुआ है। और भी बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं, क्योंकि ये फ्रेमवर्क जो है पब्लिक में रिलीज नहीं किया गया कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, क्या नहीं थी। तो ये भी ग्राउंड पे मटेरियलाइज होता हुआ नहीं दिख रहा। आगे आते हैं कि AFSPA ऐसी क्या शक्तियां दे देता है सेना को, वो देखते हैं कि सेना किसी को भी गोली मार सकती है अगर उसको शक है तो। दूसरा क्या है, किसी भी आदमी को अरेस्ट कर सकती है, उसके घर को सर्च कर सकती है बिना किसी वारंट के। इन सारी एक्टिविटीज़ के लिए आर्म फोर्सेस का कोई भी प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा जब तक कि केंद्र सरकार का कंसेंट ना ले लिया जाए। उनकी सहमति के बिना उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता है। और अगला एक चीज़ है कि ये जो है एम्पावर करता है इवन नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स को। नॉन कमीशन्ड ऑफिसर जनरली सेना में सिपाही, नायक, हवलदार ये रैंक होता है। इसके ऊपर फिर जूनियर कमीशन्ड, सीनियर कमीशन्ड ये रैंक हो जाता है। जबकि जो ऑर्डिनेंस एक्चुअल था 1942 वाला, वो सिर्फ जो है कमीशन्ड ऑफिसर, वो भी सीनियर कमीशन्ड, कैप्टन रैंक होता है। तो कैप्टन रैंक या उससे ऊपर वाले रैंक पे ही इस पावर को यूज करने की शक्ति वहाँ पे दी गई थी। तो ये जो है अभी वाला जो एक्ट है उसका एम्बिट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है कि कोई भी अगर सेना में है, किसी भी रैंक पे है, उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, वो यूज कर सकता है अपनी शक्तियाँ AFSPA के अंतर्गत। इससे प्रॉब्लम क्या हुआ है? इसका प्रॉब्लम अगर हम लोग देखते हैं तो एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया था, एक्स्ट्रा जुडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिली एसोसिएशन मणिपुर EEVFAM के द्वारा। वो कोर्ट पहुंचे 2012 में और उन्होंने बोला कि 1528 केसेस हैं जिनमें कि फेक इनकाउंटर की संभावना है, इसको CBI से जांच कराई जाए। तो जो पहला 6 केस इन्वेस्टिगेट किया गया वो सही में पाया गया कि वो फेक इनकाउंटर था। इसकी जांच अभी भी कंटिन्यू वो चल रही है।
जब ये 6 का रिपोर्ट आया था उसी समय पे सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट के अगेंस्ट में अपना क्रिटिकल कमेंट दिया, बोले इस एक्ट में ज़्यादा इससे हमको स्टिक करने की आवश्यकता नहीं है। इसके विरोध के तौर पे इरोम शर्मिला जी जो वो करीब 16 साल लंबा हंगर स्ट्राइक उनका चला इसके विरोध में। अगर कमिटीज़ की बात की जाए तो जस्टिस बीपी जीवन रेड्डी कमिटी, इन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया था 2005 में ही, और इसको विड्रॉ करने के लिए, इस एक्ट को विड्रॉ करने के लिए सजेस्ट इन्होंने किया था। और यूएपीए जो होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967, उसमें बोला कि उसमें कुछ हम लोग अमेंडमेंट ले आए ताकि जो ऑब्जेक्टिव है हमारा एएफएसपीए का, इसका ऑब्जेक्टिव उसमें अमेंडमेंट के साथ में हम लोग इसको पूरा कर ले सकते हैं। इस रिपोर्ट का उस समय पे जो हमारे फिनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम जी, उन्होंने सपोर्ट भी किया था, लेकिन डिफेंस फोर्सेस की तरफ से उतना सपोर्ट इसको नहीं मिल पाया था। इस वजह से ये रिपोर्ट जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, सेल्फ में पड़ा रह गया। अगर अभी के टाइम की बात की जाए तो अभी जो पार्शियल विड्रॉल है वो एक बहुत ही अच्छा स्टेप है। इसके आगे आवश्यकता ये है कि इसका पीरियडिक रिव्यू हो कि किस एरिया में इम्प्लीमेंट है एफएसपीए, वहाँ पे अभी आवश्यकता है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस सारे एरिया को एफएसपीए से बाहर निकाला जाए। इससे प्रॉब्लम की अगर बात की जाए तो आपका जो राइट टू लिबर्टी है, इस तरीके का बहुत सारा जो फंडामेंटल राइट है उसका हनन होता है आपका। ये जो हनन होता है इससे क्या है, आपका राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निफाइड लाइफ, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैम्पर होती हैं। इस वजह से इसको विड्रॉ किया जाना चाहिए। तो इस आर्टिकल में हमारे पास इतना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ये आपका पुट्टुस्वामी जो जजमेंट था उसके बाद की बात की गई है। ये जजमेंट आपका 24 अगस्त को ही आया था 2017 में। उसका करीब 5 साल हुआ है। 5 साल के बाद हमारे जो पर्सनल डाटा है उसके रिगार्डिंग क्या चेंज आया है उसमें बात करने की बात है कि वो तो जजमेंट आ गया लेकिन ग्राउंड में जो रियलिटी थी वो बदली नहीं। उसका 2-3 एग्जाम्पल है, कैरी करने लायक यही 2-3 बातें हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इससे उठा के हम लोग चल सकते हैं। तो ये जजमेंट जो केस पुट्टुस्वामी केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राइट टू प्राइवेसी जो होगा वो फंडामेंटल राइट का पार्ट है अंडर आर्टिकल 21। 21 जो है आपका राइट टू डिग्निफाइड लाइफ है उसके अंतर्गत में, तो उसी का ये भाग है। साथ में कोर्ट ने ये भी बोला कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल एब्सोल्यूट होंगे ये सारे जो राइट टू प्राइवेसी आपको दिया जा रहा है, इसके ऊपर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, जैसा कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में जो दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि इम्पोज इस पर किए जा सकते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो ग्राउंड रियलिटी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द जजमेंट दैट केम। ग्राउंड रियलिटी के तौर पे देखते हैं कि जो पर्सनल डाटा है वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, जो कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज, टेली मार्केटिंग कंपनी, साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा बहुत ईजिली यूज कर रहे हैं। वो बहुत ही चीप प्राइस पे कंपनीज इसको दे देती हैं इसका डाटा। फिर दूसरा, अभी स्टेट के द्वारा एक एलिज्ड यूज किया गया था, न्यूयॉर्क टाइम्स का एक आया था, इन्होंने सर्वे किया था, इन्होंने एक पूरी स्टडी बनाई थी, उसमें ये चीज़ पता चला था कि पेगासस जो स्पाईवेयर है उसका यूज किया गया है, जैसा इनका कहना था, टू यूज एज ए सर्वेलेंस टूल ऑन इंडियन नेशनल्स। जो सेलेक्टेड इंडियन नेशनल्स थे उन्हीं के अगेंस्ट में इसका यूज किया गया था। ये अभी बिल्कुल संभावना के तौर पे थी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी गवर्नमेंट के साइड से बहुत ज़्यादा कॉपरेशन नहीं दिख रहा है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये भी एक खतरा है आपका राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट में कि स्टेट के द्वारा इस तरीके का संभावित यूज किया जा रहा है। फिर उसके बाद एक और जो चेंज आया है वो ये है कि गवर्नमेंट जो है, जो भी इंडियन नेशनल्स वीपीएन यूज कर रहे थे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, मतलब आप अपने सिस्टम से वीपीएन पे यूज करते हैं, वहाँ पे आप क्या है, आपको एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाता है, एक्स्ट्रा सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो ये आपका सिस्टम
परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट ने जितने भी वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको ये बोला कि जो आपके यूजर्स हैं उनका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है, उसके बाद ही वीपीएन फैसिलिटी उनको देना है। जैसे उनका नेम हो गया, फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गया, तो ये सारी जानकारी इकट्ठा की जाती है इनके साइड से। और इसका ग्राउंड क्या दिया गया कि नेशनल सिक्योरिटी, बस ये ग्राउंड दिया गया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं बताया गया। तो ये भी एक राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाने वाली बात है कि आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो किसी प्राइवेट नेटवर्क को स्टोर करने के लिए बोला गया है। एक और जो यहाँ पे था कि पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, ये अभी जो है गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया। भले ही उस एक्ट में बहुत सारे फ्लॉ थे, उसकी वजह से उसको वापस लिया गया, बट स्टिल ये वापस लेना एक तरीके से दिखता है कि हमारा जो राइट टू प्राइवेसी है वो थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंस सरकार की नज़र में दिख रहा है उनके। तो ये चार इंस्टेंस है, ये 4 एग्जाम्पल हैं जहाँ पे आप दिखा सकते हैं कि राइट टू प्राइवेसी कैसे हमारा भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको दे दिया है सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी इज डिफरेंट। अब आते हैं हम लोग अपने अगले आर्टिकल में, आरबीआई ग्रीन चैलेंज के ऊपर। ये आर्टिकल है आपका इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। तो जिस तरीके से क्लाइमेट चेंज का सिचुएशन बन रहा है उसके हिसाब से जो इकोनॉमी है उस पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इस इम्पैक्ट को ज़रूरत है कि हमारे जो फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी हैं, मतलब जो गवर्नमेंट साइड से और जो सेंट्रल बैंक के साइड से, इनको ज़रूरत है कि उसके हिसाब से एडेप्ट करें, उसके हिसाब से जो पॉलिसी मेजर्स हैं वो लें। तो मेनली जो 2 तरीके का रिस्क है, पहला तो ये कि जो हमारा एसेट है वो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स में एक्सपोज हो रहा है। फॉर एग्जांपल अभी उत्तराखंड में जो पावर प्लांट था वो क्लाउड बर्स्ट में बह गया था। तो ये सारे सिचुएशन दिखते हैं कि एक्सट्रीम क्लाइमेट इवेंट, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स अगर होते हैं तो आपका एसेट बिल्कुल ओपन है, उस पर खतरा मंडरा रहा है। अगर मान लीजिए कि उस पावर प्लांट को गवर्नमेंट के साइड से या फिर बैंक के साइड से फंड अगर दिया गया है तो उस कंडीशन में तो जो बैंक पैसा दिया है वो ही डूबेगा। तो ये एक्सपोजर है बैंक्स का इस केस में। दूसरा हम लोग देखते हैं एक्सपोजर क्या है कि लॉस ऑफ एसेट वैल्यू ड्यू टू ग्रीन ट्रांजिशन। अब बात किया जा रहा है कि हम लोग ग्रीन जो मीडियम है उसमें ट्रांजिट करें, रिन्यूएबल एनर्जी और ये सारी चीज़ों पे हम लोग फोकस करें। तो इससे जो हमारा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एसेट है, जैसे मान लीजिए कोल बेस्ड पावर प्लांट है या फिर फॉसिल फ्यूल बेस्ड और कोई और पावर प्लांट है, तो उसका तो वैल्यू नीचे जाएगा क्योंकि ग्रीन ट्रांजिशन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। तो उससे क्या है कि उसके इनकम पे थोड़ा सा निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर कोई लोन एक्सटेंड किया गया है बैंक्स के द्वारा उनको, तो उनके रीपेमेंट पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये 2 इमिनेंट रिस्क दिख रहे हैं कि जो कि क्लाइमेट चेंज की वजह से हो सकता है। इसमें सेंट्रल बैंक क्या कर सकता है कि जो फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट सेक्टर हैं उनको जो फिनेंसिंग की जा रही है, उनको जो पैसा दिया जा रहा है, उनको पैसे को कंट्रोल कर सकता है। ये आपका दोनों तरीके से फ़ायदेमंद होगा। एक तो क्या है कि ग्रीन ट्रांजिशन में ये हेल्प करेगा, दूसरा क्या है कि जो बैंक्स एक्सपोज होंगे अगर फॉसिल फ्यूल को एक्सटेंड कर दिया वो पैसा, तो इस एक्सपोजर को भी रोकने में मदद मिलेगी। तो सेंट्रल बैंक्स यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। अब देखते हैं कि आरबीआई ने इस डायरेक्शन में क्या क्या चीज़ें की हैं। तो 2021 में ही आरबीआई ने ज्वाइन किया नेटवर्क ऑफ ग्रीनिंग फिनेंशियल सिस्टम। ये ग्रुप है जिसमें कि पूरा दुनिया भर के 116 सेंट्रल बैंक हैं, उनका एक वॉलंटरी ग्रुप है जो कि ग्रीन फिनांस को लेके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके एक दूसरे को एक्सचेंज करने को उसको प्रमोट करते हैं कि आपके यहाँ पे क्या ग्रीन फिनांस को लेके चीज़ें हो रही हैं, कुछ अच्छा है तो उसको बाकी सारी कंट्रीज़ भी उसको अडॉप्ट करती हैं, उसको अडॉप्ट करेंगी अपने कंट्री में। फिर जुलाई 2022 में जस्ट 1 महीना पहले आरबीआई ने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया था। ये डिस्कशन पेपर था कि क्लाइमेट रिस्क और सस्टेनेबल फिनांस के रिगार्डिंग मेन यहाँ पे बात की गई थी। इस पेपर में जो मेन 3 चीज़ डिस्कस किया गया था वो था कि पहला जो बात है वो है क्लाइमेट रिलेटेड रिस्क, कि क्या क्या रिस्क हो सकते हैं बैंकिंग सेक्टर पे। इसको मैनेज करने के लिए फ्रेमवर्क पे बात किया गया, इस तरीके का जो रिस्क आने वाला है।
उसका एक प्रॉपर फ्रेमवर्क हो हमारे पास कि हम लोग कैसे उस रिस्क को टैकल करेंगे। तीसरा ये कि जो बैंकिंग सेक्टर हैं उनमें क्षमता का विकास किया जाए, उनकी कैपेसिटी को बिल्ड किया जाए सो दैट कि वो इस तरीके के रिस्क को ईजिली एड्रेस कर सकें, टैकल कर सकें। फिर एक और रिसर्च पेपर पब्लिश किया गया था आरबीआई के द्वारा 2021 में, जिसमें कि ये डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था कि अगर एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होता है तो उससे इन्फ्लेशन कैसे प्रभावित होता है, जो महंगाई दर है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल अभी रिसेंट टाइम में ही हम लोग को देखने में दिख रहा है, अभी मिल रहा है, जो गेहूं का प्राइस बढ़ता दिख रहा है। तो जो हमारे यहाँ पे मार्च महीने में बहुत ही ज़्यादा गर्मी इस बार पड़ी थी, जिसकी वजह से जो व्हीट प्रोडक्शन है, गेहूं की जो उत्पादन है, उस पर प्रभाव पड़ा था, वो थोड़ा सा एडवर्सली प्रभावित हुआ था, जिसकी वजह से अभी जो है हम लोग को गेहूं का प्राइस और जो फ्लोर है वो थोड़ा सा बढ़ता दिख रहा है। इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अभी स्टेप भी लिया है कि जो भी आटा एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर अभी गवर्नमेंट ने लिमिट लगाया है। तो ये सारा रिस्क, ये सारा स्टेप आरबीआई ने लिया है। अब ये रिपोर्ट जो आ रहे हैं, इनसे हमारे फ्यूचर में क्या सीखने की ज़रूरत है, तो ये 3-4 बातें हैं। पहला बात ये कि आपको एक कम्प्रीहेंसिव रिस्क असेसमेंट फ्रेमवर्क वो डेवलप करना पड़ेगा। ये पीसमिल अप्रोच नहीं चलेगा, किसी स्पेसिफिक चीज़ को आप लेके बात करना। तो कम्प्रीहेंसिव एक रिस्क असेसमेंट अप्रोच हम लोग लेके आएँ, उसमें पूरा स्टडी हो कि बैंकिंग सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ेगा क्लाइमेट चेंज और इनकी वजह से। दूसरा क्या है कि हमारा जो फिनेंशियल सिस्टम है उसको ग्रीनिंग करने की ज़रूरत है। जो हमारा एक्सपोजर फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हम लोग लोन एक्सटेंड कर रहे हैं, उन पे जो डिपेंडेंसी है हमारी, उसको थोड़ा सा कम करने की ज़रूरत है। और जो ग्रीन टेक्नोलॉजी आ रहा है उसमें हम लोग ज़्यादा अपना एक्सपोजर रखें, क्योंकि फ्यूचर वही है। तो जैसे सोलर प्लांट है, विंड प्लांट है, तो उन सारे एरियाज़ में लोन एक्सटेंड किया जाए। फिर उसके बाद फिर जो अगली तैयारी कहने को सजेस्ट किया गया है इस आर्टिकल में, वो ये है कि जो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एसेट ऑलरेडी हमारे पास है, वहाँ से आप पैसा निकालेंगे। जब पैसा निकालेंगे तो उससे क्या रिस्क हो सकता है, मैक्रो रिस्क जो पूरा इकोनॉमी लेवल पे रिस्क हो सकता है। जैसे मान लीजिए वहाँ पे उनको फंड की अगर कमी हो गई और करेंट में हमारा जो पावर रिक्वायरमेंट है वो कोल बेस्ड ही है, अगर कोल वाले को पैसा नहीं मिलता है तो पूरे कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी जो है वो प्रभावित हो सकती है, उससे पूरा कंट्री का प्रोडक्शन प्रभावित हो सकता है, उससे हमारा पूरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इम्पैक्ट होगा। फिर इससे जो है आपका WPI CPI वो सारा कुछ इम्पैक्ट इससे हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को कंसीडर करने की आवश्यकता है। नेक्स्ट ये है कि हम लोगों ने 2070 का टारगेट रखा है कि हम लोग नेट जीरो का टारगेट जो है, नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट हम लोग अचीव करेंगे। तो उस टारगेट को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ऑब्जेक्टिव मैनर में कि क्या एग्जैक्ट यहाँ पे किया जाना चाहिए, उस बेसिस पे हम लोगों को अपना पूरा प्लान आगे का डेवलप करने की ज़रूरत है। तो ये 4 सजेशन यहाँ पे है। तो इस आर्टिकल में इतना ही है। इसमें हम लोगों ने देखा कि आरबीआई ने कैसे किस डायरेक्शन में काम किया है और क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है इकोनॉमी पे ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, और क्या करने की ज़रूरत है, वो 4 चीज़ हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ये कम्प्रीहेंसिव बिल्कुल आर्टिकल है, इसको संभावित है कहीं पे भी एज ए क्वेश्चन, बिल्कुल फ्रेश कंसेप्ट है, तो ये पूछा जा सकता है। आगे आते हैं हम लोग। आगे ये जो है ये डाटा दिया गया था इंडियन एक्सप्रेस में ही, और इसमें बताया गया है कि जो नेशनल और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अननोन सोर्सेस से 690.67 करोड़ रुपया प्राप्त हुआ है फिनेंशियल ईयर 2021 में। टोटल अर्निंग उनकी 1904.486 करोड़ रही। तो एक तरीके से देखा जाए करीब करीब 1/3 जो है, जो पॉलिटिकल पार्टीज का इनकम रहा है, वो अननोन सोर्सेस से दिख रहा है। तो एक पॉलिटिकल फंडिंग में हम लोग का फिगर दिखा सकता है कि इन सोर्सेस के रेगुलेशन की ज़रूरत है। इस तरीके से क्रॉनिक कैपिटलिज्म और काफ़ी सारा कुछ प्रभावित हो सकता है।
तो इससे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में 30% ऑफ द फंडिंग केम फ्रॉम अननोन सोर्सेस। एक तो इसका यूज आप कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल फंडिंग वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कि पॉलिटिकल फंडिंग को कैसे आप ट्रांसपेरेंट और क्लीन करेंगे, वहाँ पे अगर प्रॉब्लम में गिनाएंगे तो प्रॉब्लम के तौर पे ये डाटा डाला जा सकता है। दूसरा इसका यूज कर सकते हैं आप, ये डाटा दिया है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ADR ने। तो ADR एक जो है सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे काम करती है, जिसका कि मेन काम यही है कि पॉलिटिकली जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसमें जो है उसके रिलेटेड डाटा, उसके रिलेटेड सारा कुछ ये रिलीज करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मेनली सिटीजन को एम्पावर करता है, उनकी अवेयरनेस को बढ़ाता है कि आप किनको पैसा दे रहे हैं, इसका पॉलिटिकली आपके जो आप वोटिंग कर रहे हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये पूरा एक तरीके से बताया जाए कि इन्फॉर्म्ड चॉइस ऑप्शन देता है इंडियन सिटीजन को। ये सिर्फ इसके रिगार्डिंग नहीं देता है, मान लीजिए जितने भी MLA MPs हैं उनका क्रिमिनल एसेट क्या है, क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, फिजिकल एसेट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, उसके रिगार्डिंग भी उसको भी कंपाइल करके ये डाटा देता है। तो ये बिल्कुल एक इन्फॉर्म्ड चॉइस की ओर हमारे डेमोक्रेसी को आगे बढ़ा रहा है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल होगा आपका, कहीं भी NGO या उसका अगर कुछ एग्जाम्पल अगर देते हैं सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वहाँ पे ये एग्जाम्पल कोट किया जा सकता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है इसमें यही 4 चीज़ें हैं, बाकी और भी कुछ चीज़ें थी लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आगे काम आएंगी ऐसा कुछ मुझे महसूस नहीं हुआ, इस वजह से मैंने उसको स्किप कर दिया है। तो आज के वीडियो में हमारे पास इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, दैट्स ऑल वी